उत्तर प्रदेश के चुनाव कहने को अभी 7 या 8 महीने दूर हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की सबसे भरोसेमंद साथी मैदान में उतर गई है, यानी कि सीबीआई मैदान में उतर गई है। आज सीबीआई ने इस खबर के मुताबिक करीब 42 जगहों पर छापे मारे हैं और मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। सीबीआई यहां पर गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही है। वो गोमती रिवर फ्रंट जो तब बना था जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब आप बताइए, चलिए गड़बड़ घोटाला हो तो जाहिर सी बात है उसकी जांच होनी चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। मगर अब जबकि 7 महीने बचे हुए हैं, पिछले 4 साढ़े 4 साल से आप खामोश थे, तब आपने कोई जांच नहीं की थी। अब जबकि 7 या 8 महीने बचे हैं तो ये लोग गोमती रिवर फ्रंट मामले में अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने को तैयार हैं। दोस्तों, मान के चलिए कि आने वाले दिनों में सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और विरोधी दलों को जोरों से टारगेट करने वाली हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह वीडियो है जिला पंचायत चुनावों का। जिला पंचायत चुनावों का यह वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पर यह है डीएम औरैया, इनका नाम है सुनील कुमार वर्मा। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा पूरा वीडियो, मगर पहले मैं आपको बता दूं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वोट डालने आने पर कैमरा बंद करके मारेंगे और बाद में शांति पाठ हो जाएगा। खुलेआम डीएम औरैया इस वीडियो में यह बयान दे रहे हैं। यह वीडियो मैं आपको क्यों सुनवाने जा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। इसी तरह के डीएम्स, इसी तरह के नौकरशाह जब चुनाव होंगे तो मदद करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब सुनिए आप ये वीडियो। कैमरा बंद करके कैमरा इधर बराबर पूरी देर के लिए शांति पाठ हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो सकता है बहुत करीबी हो। हां, अगर इसका पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। मगर अगर यह मुकाबला बहुत करीबी हुआ और सीटों में अगर वोटों का अंतर 500, 600, 1,500, 200, 2,000 तक होगा, तब इसी तरह के डीएम्स, इसी तरह के जिला अधिकारी, इसी तरह के नौकरशाह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे। सब जानते हैं कि बिहार के चुनावों में किस तरह से जहां अंतर चंद वोट्स का था, यहां पर इस तरह के डीएम्स और इस तरह के नौकरशाहों ने जो पूरी लहर थी वो सत्ता पक्ष के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पलट कर रख दी थी। और इस तरह के डीएम्स इस बात की मिसाल हैं। और ये जो दोनों घटनाक्रम मैंने आपको बताया, सीबीआई जिस तरह से 42 ठिकानों पर रेड मार रही है और जिस तरह से इस डीएम का रवैया था जिला पंचायत चुनावों में, ये दोनों बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के जरिए अपने विपक्षी दलों को टारगेट करना चाहती है। और बात यहां नहीं रुकती। इस चेहरे पर गौर कीजिए। एआईएमआईएम के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने एक बयान दिया है। ओवैसी इस वक्त 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और ओवैसी ने बयान दिया है कि हम योगी आदित्यनाथ को रोक कर रहेंगे। पहली बात दोस्तों, पिछली बार ओवैसी उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर लड़े थे और उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिससे पता चलता है कि ओवैसी की राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है। मगर भारतीय जनता पार्टी उनका रुतबा लगातार बढ़ाएगी और उसका प्रमाण मैं अब आपको देने वाला हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। इसमें वो ओवैसी को बहुत बड़ा नेता बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनकी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। यानी कि ओवैसी को एक ऐसा मुकाम देना जिसके जरिए दो चीजें होंगी। पहली बात, मुसलमान वोट का बंटवारा, अगर ओवैसी का प्रचार जोर पकड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, ओवैसी के सहारे हिंदू वोट को अपनी तरफ खींचना। और इसका मैं प्रमाण आपको दूंगा। सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि ओवैसी की हैसियत फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, मगर फिर भी उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। ओवैसी एक्सपेरिमेंट इनका काम आया था दोस्तों हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में स्थानीय चुनाव थे
और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो एक या इक्का दुक्का सीटें मिली होंगी शायद इनको, मगर जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रचार पे उतर जाते हैं। अमित शाह भी आ जाते हैं, जेपी नड्डा भी उतर जाते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी अप्रत्यक्ष तौर पर हैदराबाद में चुनाव प्रचार किया था। तेजस्वी सूर्या भी आ जाते हैं और सबके निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने जिन्ना बताया और न जाने क्या क्या किया, यानी कि उसके जरिए एक ध्रुवीकरण पैदा किया। वहां पर यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ क्योंकि तब हैदराबाद के स्थानीय चुनावों में बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी, शानदार सफलता मिली थी और वहां की जो नंबर 1 पार्टी थी उसके तमाम सीटों को भाजपा जो है वो काटने में कामयाब रही। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी हमेशा एक संजीवनी के तौर पर आते हैं। कई लोग कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मेरे पास, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, मगर ओवैसी साहब को इस बात का जवाब देना होगा कि आपका जब ये कार्यकर्ता, नेता अलीगढ़ के नूरपुर में खुलेआम दलितों पर निशाना साधता है और वो ये कहते हैं कि हम अपनी मस्जिद के सामने से दलितों की बारात नहीं गुजरने देंगे, तो आप खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपकी जानकारी, खासकर आपकी जो संवैधानिक मामलों में आपकी जानकारी है, मैं उसका कायल हूं। मगर जब आपका यह कार्यकर्ता इस तरह के बयान देता है नाजिम अली, तो आप खामोश क्यों रह जाते हैं बताइए? क्योंकि इस तरह के बयानों से तो हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा होगा ना। आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, फिर आपका यह कार्यकर्ता इस तरह का जब बयान देता है तो आप खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि इस तरह के बयानात से फायदा किसको होगा बताइए? बताइए, गलत बोला मैंने? ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे याद है जब पिछले चुनाव हुए थे, जब इन्होंने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब भी ओवैसी के समर्थक अक्सर मोटर बाइक्स पर बैठे अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन वीडियोस का इस्तेमाल करके अपने समर्थकों को डराया था और यह उनकी सियासत रही है और अब भी दोस्तों वही हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, इनके ये प्रवक्ता हैं सूरजपाल अमू, ये आदमी इतने भड़काऊ बयान दे रहा है दोस्तों, इतने भड़काऊ बयान दे रहा है, गर्दन काट देंगे, ठोक देंगे। इन्होंने बाकायदा एक रैली भी निकाली जिसमें बहुत गंदे गंदे नारे दिए गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जाएगा। और फिर मुझे हंसी आती है जब मोहन भागवत ये बयान देते हैं। क्या बयान है आपकी स्क्रीन पर? अगर कोई हिंदू कहता है कि यहां पर कोई मुसलमान नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र एनिमल है, जानवर है, मगर जो लोग दूसरों को लिंच कर रहे हैं, मौत के घाट उतारे हैं, वो लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। न्याय को अपना वक्त खुद लेना चाहिए बगैर पक्षपात के। यह बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने गाजियाबाद में दिया। वो कह रहे हैं कि जो लोग लिंच करते हैं उनकी जगह हिंदू धर्म में नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो हिंदू, वो हिंदू भी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने, मगर सबसे दुख की बात यह है कि मोहन भागवत साहब, आपकी पार्टी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही बदतर बयान देते हैं। मैं आपको सूरजपाल अमू की मिसाल दे चुका हूं, आपकी पार्टी में ढेरों मिसालें हैं। जिस गाजियाबाद में आप खड़े हैं, आपके गाजियाबाद ने उस शख्स को पार्टी में शामिल किया था जिसने जामिया में जाकर गोली चलाई थी, शाहीन बाग में जाकर गोली चलाई थी। बताइए, मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूं। यही गाजियाबाद की आपकी यूनिट ने उस शख्स को पार्टी में शामिल किया था, फिर इस बात को लेकर हल्ला हुआ था, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया था। मैं आपसे यही तो समझना चाहता हूं मोहन भागवत जी, ये दोहरे मापदंड क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं
कि मुस्लिम देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में और यूरोपीय देशों में भारत की नाक लगातार कट रही है। मोदी सरकार पर लगातार दबाव है। जिस तरह से मुसलमानों को, लिबरल्स को या उन पत्रकारों को टारगेट किया जाता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं, जिस तरह से समाज के अंदर जहर फैलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि मोहन भागवत ये बयान उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए दे रहे हैं। मोहन भागवत जी के इन बयानों में दोहरे मापदंड हैं, क्योंकि अगर आप सूरजपाल अमू, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह, अगर आप ऐसे नेताओं पर भी अंकुश डालें तो मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा। और यही जो सूरजपाल अमू मॉडल है या कपिल मिश्रा मॉडल है या अनुराग ठाकुर मॉडल है, यही इस्तेमाल होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और कहीं ना कहीं मैं इसकी लड़ी को जोड़ना चाहता हूं ओवैसी को उभार देने से। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ओवैसी और उनकी पार्टी को लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार उन्हें तरजीह दे रहे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि अखिलेश यादव और मायावती के लिए आने वाले दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यही दो सबसे ज्यादा गंभीर खिलाड़ी हैं जो आदित्यनाथ को चुनौती दे सकते हैं। और अगर मैं और स्पष्टता से कहूं तो मायावती ने तो पिछले कुछ अरसे से लगातार कई ऐसे भ्रामक बयान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो घेर नहीं रही है जैसा वो एक जमाने में घेरा करती थी। तो मुझे लगता है सही मायने में अगर कोई चुनौती देने वाला है आदित्यनाथ जी को तो वो है अखिलेश यादव। और यही वजह है कि आज सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर गोमती रिवर फ्रंट मामले में रेड मारी है। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी यह सोचती है कि वो धर्म के नाम पर बंटवारा कर सकती है तो वो गलत सोचती है। खबर एक और मैं आपको बताता हूं। 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने वाला है दोस्तों। मानसून सत्र में 200 किसान अब संसद का मार्च करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर राकेश टिकैत, उनका यह बयान सुनिए। सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो किसानों की मानती। ये तो मोदी की सरकार है जिसे कंपनियां चला रही हैं। क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, आप खुद सुनिए। भाई अगर यह सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती। सरकार पार्टी की नहीं है किसी की भी। सरकार पहले जब वोट दिया छोटे छोटे बालक कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार, 2 साल का बालक भी आवाज लगा था, बोलना सीख क्या नहीं मोदी सरकार बता लेगा। सबको पता कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चला रही कंपनी। ये है मामला, अब लोग को इसलिए बात नहीं हो रही। तो मान के चलिए दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां करीब 126 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर राकेश टिकैत और किसानों का मुद्दा बहुत हावी होने वाला है। इसके अलावा कोरोना को लेकर जिस तरह की मिसहैंडलिंग हुई थी वो मुद्दा अखिलेश यादव लगातार उठाएंगे। इसके अलावा जो गैर ठाकुर जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ओबीसीज हो, दलित हो, उन पर जिस तरह का अत्याचार आदित्यनाथ के राज में हुआ है वो भी मुद्दा उठाया जाएगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव चुपचाप सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो पिछड़े जो दल के नेता हैं उन्हें खुद से जोड़ने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। मगर अखिलेश ये प्रयास तो कर रहे हैं, ये तमाम चीजें धरी की धरी रह जाती हैं अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावों को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ दे। यानी कि समाज में एक नए किस्म की फिर से अराजकता, फिर वही तनाव, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भरसक प्रयास कर रही है ऐसा करने की। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मोहन भागवत जी ने कही है उस बात को भारतीय जनता पार्टी सही मायने में समझेगी। क्योंकि देखिए, कथनी और करनी का फर्क तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकती हैं। खैर, जो भी है, उत्तर प्रदेश का रण गंभीर है, मामला बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने पैतरों पर उतर आई है, मगर यहीं पर एक असली नेता की छवि सही मायने में उभर कर आएगी। क्या अखिलेश यादव उसके लिए तैयार हैं? क्या मायावती उसके लिए तैयार हैं? देखने लायक बात।